आज हम जानेंगे गुप्तकालीन की प्रवृत्तियाँ। गुप्तकालीन के अंतर्गत कौन कौन सी प्रवृत्तियाँ हुई, कौन कौन से कार्य हुए, तो उन्हीं के बारे में हम आज जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए, सबसे पहले हमारा आता है राजनीतिक स्थिति। वहाँ की जो राजनीतिक स्थिति थी वो कैसी थी। तो जो राजपद वंशानुगत था, वहाँ का जो राजा राजपद वंशानुगत था, वो राजा को पालन करता भगवान विष्णु के रूप में देखा जाता था तथा सबसे पहले बड़े अधिकारी कुमारमात्य होते थे। वहाँ के जो सबसे बड़े अधिकारी थे वो थे कुमारमात्य होते थे। इसके बाद प्रशासकीय पद अनुवांशिक बन गए। सेना का गठन सामंतवादी था। जो वहाँ की जो सेना थी, तो वहाँ की जो सेना का गठन था वो सामंतवादी था। स्थानीय प्रशासन में नगर श्रेष्ठी सार्थवाह प्रथम पुलिस का प्रभाव पड़ गया। वहाँ की जो सामाजिक स्थिति थी, तो जो सामाजिक स्थिति वहाँ की वो वर्ण व्यवस्था की विशेषता, वैश्यों की सामाजिक स्थिति में गिरावट एवं शूद्रों की स्थिति में अपेक्षाकृत सुधार हुआ था। सती प्रथा का सर्वप्रथम जो प्रमाण था वो 500 ईस्वी में भानुगुप्त के एरण अभिलेख से मिलता है। जो सती प्रथा का जो प्रमाण था वो भानुगुप्त के एरण अभिलेख से मिलता है, जिसमें रोपराज नामक सेनापति की स्त्री के सती होने का उल्लेख मिलता है। समाज में दहेज प्रथा, पर्दा प्रथा तथा बाल विवाह प्रथा एवं दास प्रथा विद्यमान थी। फाहान ने अप्रत्यक्षता का उल्लेख किया था। जो फाहान नाम का जो व्यक्ति था उसने अप्रत्यक्षता नाम का उल्लेख किया था। अब उनका आर्थिक जीवन क्या था और कैसा था, तो जो उनका आर्थिक जीवन था वहाँ पर वो लोग चावल और जौ की प्रमुख फसलें उनकी थी। खिले ऐसे भूमि थे जो जोती नहीं जाती थी। उनकी जो ऐसी खेती थी जिनको जोतते नहीं थे, और जो उनकी मुख्य फसलें उगाई जाती थी वो उस समय उनकी चावल और जौ की खेती हुआ करती थी। इस बार कपड़ों का निर्माण सर्वप्रथम उद्योग था। वो जो थे वो कपड़ों का निर्माण करते थे, कपड़े बनाने थे, वही उनका सर्वप्रथम उद्योग था, वही एक उनका सबसे पहला धंधा था। चांदी के सिक्कों का प्रयोग मेगस्थनीज लेन देन के लिए करते थे। जो चांदी के सिक्के थे उनका प्रयोग जो मेगस्थनीज था वो किसी सामान को लेने देने के लिए उनका प्रयोग किया करते थे। स्वर्ण मुद्रा दिनार थी। जो उनकी स्वर्ण मुद्रा थी वो दिनार थी। रोमन साम्राज्य के विभाजन से संभवतः जो रोमन साम्राज्य था वहाँ का जब विभाजन हुआ, जब बंटवारा हुआ, तो उनकी संभवतः जो विदेशी व्यापार में गिरावट आई, जब गिरावट आई, इसके बाद उनका धीरे धीरे व्यापार क्या हुआ, डाउन होने लगा। इसके बाद जो उनकी सांस्कृतिक स्थिति थी वहाँ पर जो त्रिमूर्ति के अंतर्गत गुप्त काल में ब्रह्मा, विष्णु और महेश की पूजा होती थी। जो उनकी त्रिमूर्ति के अंतर्गत जो भी आते हैं हमारे देवते भगवान, तो वो थे ब्रह्मा, विष्णु, महेश। उन्हीं को अपना वो इष्ट देव मानते थे और उन्हीं की पूजा पाठ करते थे। हिंदू धर्म के संप्रदाय में विकसित थे। वो जो हमारे थे वो हिंदू धर्म के संप्रदाय में बहुत ज़्यादा विकसित थे। गुप्त स्थापत्य ने नागर शैली का आधार तैयार किया। जो गुप्त स्थापत्य था उसने एक नागर शैली का आधार तैयार किया। इसके बाद कला और साहित्य के विकास से इस काल को स्वर्ण युग भी कहा जाता है। कला और साहित्य के विकास से, जो कला और साहित्य का जो विकास हुआ, उन्हीं सभी कारणों से हमारे जो इस युग है इसको एक स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है। देवगढ़ का जो दशावतार मंदिर है, देवघर में एक दशावतार का मंदिर है, उस भारतीय मंदिर निर्माण में शिखर का पहला उदाहरण है। जो हमारा दशावतार का मंदिर है वो भारत के निर्माण में एक शिखर का पहला उदाहरण है। उसके जैसा कोई ऐसा मंदिर नहीं है। आर्यभट्ट जो आर्यभट्ट वरामिहिर, धन्वंतरी तथा ब्रह्मगुप्त प्रमुख विद्वान थे। जो वहाँ पर आर्यभट्ट थे और वराहिमिरी और धन्वंतरी तथा ब्रह्मगुप्त जो थे वो प्रमुख विद्वान थे। उस राज्य के वो प्रमुख विद्वान थे। उस समय वो बहुत ज्ञानी माने जाते थे।
इसके बाद हमारा आता है गुप्तोत्तर काल। गुप्तोत्तर काल क्या होता है? तो गुप्तोत्तर जो काल है इसकी जो स्टार्टिंग होती है वह हर्षवर्धन के द्वारा। हर्षवर्धन ने एक वर्धन साम्राज्य की स्थापना की। जब वह वर्ष 16 की अवस्था में हर्षवर्धन राजगद्दी पर बैठ गया, उसने शिलादित्य की उपाधि ग्रहण की। जो वर्धन था तो वर्धन वंश की जो राजधानी थी वो थानेश्वर थी, किंतु हर्ष ने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था। बाणभट्ट हर्ष का जो राजकवि था उसने हर्षचरित की रचना की थी। हर्षवर्धन के नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका नामक नाटकों की जो रचना की थी। हेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। जो हेनसांग था वो हर्षवर्धन के जब शासनकाल चल रहा था तभी वो भारत में आया था। दक्षिण भारत के चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के किनारे 330 ईस्वी में हराया। जो पुलकेशिन द्वितीय था उसने हर्षवर्धन को 330 ईस्वी में नर्मदा नदी के किनारे उसको हरा दिया। पाल वंश, जो पाल वंश था, पाल वंश की जो स्थापना थी उसने गोपाल ने 750 ईस्वी में किया था। इसकी जो राजधानी थी वो मुंगेर थी। वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। जो हमारा पाल वंश जो था, जो गोपाल था, वो बौद्ध धर्म को अनुयायी था, वो बौद्ध धर्म को मानने वाला था। धर्मपाल ने विक्रमशिला या विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। जो धर्मपाल था उसने एक विश्वविद्यालय और विक्रमशिला की स्थापना की। और देवपाल इस वंश का जो था वो शक्तिशाली शासक बना। जावा के शैलेंद्र वंशी शासक वालपुत्र देव के अनुरोध पर देवपाल ने उसे नालंदा के एक बौद्ध विहार बनवाने के लिए 5 गांव दान में दे दिए। उन्होंने एक बौद्ध विहार बनवाने के लिए 5 गांवों को दान कर दिया और कहा कि आप जाइए यहाँ पर एक बौद्ध विहार का निर्माण करवाइए।